हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज की क्लास में हम संप्रदान तत्पुरुष को पढ़ेंगे। हमने कल वाले वीडियो में हम लोगों ने तत्पुरुष में कर्म तत्पुरुष और सरल तत्पुरुष को पढ़ा था। आज संप्रदान तत्पुरुष को पढ़ेंगे। इसका चिन्ह होता है के लिए। ठीक, संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है? के लिए, मतलब जिसका विग्रह करने पर के लिए आ गया तो समझिए वहाँ संप्रदान तत्पुरुष होगा। ठीक, और हम लोगों ने 5 वीडियो बना है समास का, ये 6वां वीडियो बन रहा है और इसमें समास खत्म हो जाएगा। 6 समास हम लोगों को पढ़ना है, 6 वीडियो में 6 समास खत्म। ठीक, अब हम कल से अगले टॉपिक पे मिलेंगे। समास खत्म हो जाएगा, ये समास का लास्ट वीडियो है। जल्दी कम समय में अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो एग्जाम्पल देखिए अब इसका। देशभक्ति, देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देश के लिए भक्ति। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। इसका विग्रह देख लीजिए, रसोई के लिए घर, ये नहीं कि रसोई का घर, ये नहीं विग्रह होता है, रसोई के लिए घर। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। हथकड़ी का विग्रह क्या होगा? हाथ के लिए कड़ी। बलि पशु, बलि के लिए पशु। स्नानागार, स्नान के लिए आगार। स्नान घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। सभा भवन, सभा के लिए भवन। देवालय, देव के लिए आलय। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। सभा मंडप, सभा के लिए मंडप। सबका विग्रह करने पर के लिए आ रहा है, ध्यान दीजिए। और जहाँ भी के लिए आएगा वहाँ संप्रदान तत्पुरुष होगा। हवन कुंड, हवन के लिए कुंड। भंडार गृह, भंडार के लिए गृह। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र। ये ध्यान देना है थोड़ा, ये इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूज हो जाएंगे इसका विग्रह करने में। समाचार के लिए पत्र, समाचार पत्र का विग्रह होगा समाचार के लिए पत्र। मार्ग व्यय का होगा विग्रह, मार्ग के लिए व्यय। घुड़साल का विग्रह होगा घोड़ों के लिए साल, साल मतलब साला। ठीक, तो घुड़साल घोड़ों के लिए साला। रणभूमि, रण के लिए भूमि। रण क्षेत्र, रण के लिए क्षेत्र। रसायनशाला, रसायन के लिए शाला। तो सभी में संप्रदान तत्पुरुष है। और मैंने एक नोट भी लिखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिए कि जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में ताला, घर, भवन, सामग्री, आलय, बलि, गृह में से कोई शब्द आए, उन शब्दों में अक्सर संप्रदान तत्पुरुष ही होता है। ये ध्यान देना है कि जिन शब्दों के अंत में ताला आए, घर आए, भवन आए, सामग्री आए, आलय आए, बलि आए, गृह आए, इनमें से कोई भी शब्द अगर आ जाता है तो उसमें संप्रदान तत्पुरुष होता है। ठीक, तो जिन शब्दों के अंत में ताला आ जाए, घर आ जाए, भवन आ जाए, सामग्री आ जाए, आलय आ जाए, बलि आ जाए, गृह आ जाए, ये 6 शब्द 7 शब्दों में से कोई भी शब्द अगर आ गया अंत में तो वहां पे संप्रदान तत्पुरुष होगा। क्लियर है? अब देखिए संप्रदान तत्पुरुष का एग्जाम्पल यही था। अब इसका देख लेते हैं। देशभक्ति में संप्रदान तत्पुरुष है, युद्ध भूमि में है, गुरु दक्षिणा में है, रसोई घर में है, हथकड़ी में है, बलि पशु में है, स्नानागार में है, स्नान घर में है, हवन सामग्री में है, सभा भवन में है, देवालय में है, रेल भाड़ा में है, जेब खर्च में है, सभा मंडप में है, हवन कुंड में है, भंडार गृह में है, समाचार पत्र में है, मार्ग व्यय में संप्रदान तत्पुरुष है, घुड़साल में है, रणभूमि में है, रण क्षेत्र में है, रसायनशाला में है, सभी में संप्रदान तत्पुरुष है। ठीक, अब आते हैं हम आपादान तत्पुरुष पे। अब हम पढ़ेंगे आपादान तत्पुरुष को। इसका होता है वंचित, हीन, विहीन। वंचित, हीन, विहीन, भ्रष्ट, च्युत, अतीत,
मुक्त जिस शब्द में आ जाए वहाँ अपादान होगा। ठीक, वंचित, हीन, विहीन, भ्रष्ट, च्युत, अतीत, मुक्त। वंचित, हीन, विहीन, भ्रष्ट, च्युत, अतीत, मुक्त मतलब कि अलगाव का सेंस आ जाए, वहां से अलग होने का। ठीक, तो वहां पे अपादान तत्पुरुष होगा। जैसे पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट हो गया मतलब पथ से अलग हो गया, तो उसे कहते हैं पथ भ्रष्ट। तो पथ भ्रष्ट में कौन सा तत्पुरुष है? तो अपादान तत्पुरुष है। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, धर्म से विमुख, यहाँ पे जिससे आया है इसका सेंस अलगाव से है कि वो धर्म से विमुख मतलब धर्म से अलग हो गया है, हट गया, अपना रास्ता बदल लिया है। ठीक, तो धर्म विमुख में भी अपादान तत्पुरुष है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, तो इसमें भी अपादान है। ऋण से अलग हो गया, मुक्त हो गया, आजाद हो गया, तो इसमें भी अपादान है। कर्महीन, कर्म से हीन, इसमें भी अपादान है। आशातीत, ये थोड़ा मोस्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। आशातीत, ठीक, आशातीत, आशा से अतीत मतलब आशा से परे, इसका विग्रह होगा आशा से अतीत या आशा से परे। तो आशातीत में कौन सा समास है? तो अपादान तत्पुरुष है आशातीत में। आशातीत में अपादान तत्पुरुष है, इसका विग्रह होगा आशा से अतीत, अतीत का मतलब परे, आशा से परे। ठीक, आगे देखिए, पद च्युत है। आगे क्या है? पद च्युत है। पद से च्युत मतलब पद से अलग, च्युत का मतलब अलग, अलगाव के सेंस में होता है। भाग्यहीन, भाग्य से हीन। जन्मांध, जन्म से अंधा, ये भी मोक्ष है। जन्मांध में अपादान होगा, ये बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक, जन्मांध में अपादान होगा, ये ध्यान देना है। जन्म से अंधा, तो जन्मांध, जन्मांध में कौन सा समास है? तो अपादान तत्पुरुष है। अवसर वंचित, अवसर से वंचित। लोकोत्तर, लोक से उत्तर मतलब लोक से परे, ये भी मोक्ष है, ये भी मोक्ष है। लोक से उत्तर, लोकोत्तर अपादान तत्पुरुष है। कालातीत, काल से अतीत, कालातीत का विग्रह क्या होगा? काल से अतीत। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी अपादान तत्पुरुष है। अब नोट देख लीजिए, इसका नोट क्या लिखे हैं। इसमें नोट है कि जिस समय से कार्य या घटना आरंभ हो वहां भी अपादान होता है, ये भी ध्यान देना है कि जिस समय से कार्य या घटना आरंभ हो वहां भी अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे जन्मांध में है, जैसे क्या है? जन्मांध में है। जन्म से अंधा है मतलब जन्म से ही मतलब उसी समय से उसका घटना आरंभ हो गया है, जन्म से जब से स्टार्ट हो गया तभी से वो अंधा है, तो जन्मांध में भी अपादान तत्पुरुष होगा। जन्म रोगी, जन्म से वो रोगी है। ठीक, जन्म रोगी, जन्म से रोगी है, इसमें भी अपादान तत्पुरुष होगा। ये ध्यान देना है कि जिस समय से कार्य या घटना आरंभ हो वहां भी अपादान तत्पुरुष होता है। तो अपादान के उदाहरण थे ये। अब देख लीजिए, पथ भ्रष्ट में अपादान है, धर्म विमुख में है, ऋण मुक्त में है, कर्महीन में है, आशातीत में है, पदच्युत में है, भाग्यहीन में है, जन्मांध में है, अवसर वंचित में है, लोकोत्तर में है, कालातीत में है। ठीक, और जन्मांध और जन्म रोगी में भी अपादान तत्पुरुष है, ये ध्यान देना है। अब आता है संबंध तत्पुरुष। अब क्या आता है? संबंध तत्पुरुष। इसका देखिए, राज प्रसाद, इसका चिन्ह होता है का, के, की। इसका विग्रह करने पर का, के, की आता है संबंध तत्पुरुष में। ठीक, ये ध्यान देना है। तो राज प्रसाद, इसका विग्रह होगा राजा का प्रसाद। राजमहल, राजा का महल। राजप्रसाद, राजा का प्रसाद, राजमहल, राजा का महल। सेनापति, सेना का पति। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। राज आज्ञा, राजा की आज्ञा। राजपुत्री, राजा की पुत्री। राजपुत्र, राजा का पुत्र। भारतवासी, भारत का वासी। ठीक, कितना आसान होता है, फिर भी इसको ध्यान देना है। राजप्रसाद का विग्रह करेंगे तो राजा का प्रसाद होगा। राजमहल, राजा का महल। सेनापति, सेना का पति। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। ये नहीं कि देव के लिए मूर्ति, ऐसा नहीं होता है, देव की मूर्ति, सब देव मूर्ति होगा। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। राजपुत्री, राजा की पुत्री। राजपुत्र, राजा का पुत्र।
भारतवासी, भारत का वासी, भारत रत्न, भारत का रत्न, राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता, ग्रामवासी, ग्राम का वासी। ठीक, भारत रत्न, राष्ट्रपिता, ग्रामवासी। राष्ट्रपिता ध्यान देना है कि राष्ट्रपिता में संबंध तत्पुरुष होगा, ये मोस्ट है, क्योंकि कुछ लोग इसका विग्रह कर देते हैं राष्ट्र के लिए पिता, ऐसे भी कर देते हैं कुछ लोग कि राष्ट्र के लिए पिता करके संप्रदान लगा देते हैं राष्ट्रपिता में। नहीं, राष्ट्र का पिता इसका विग्रह होता है। ठीक, तो राष्ट्र का पिता, राष्ट्रपिता संबंध तत्पुरुष है। ग्रामवासी, ग्राम का वासी। चरित्र चित्रण, चरित्र का चित्रण, चरित्र का चित्रण। यशोगान, यश का गान। सत्रावसान, सत्र का अवसान। स्थानांतरण, स्थान का अंतरण। स्थानांतरण, स्थान का अंतरण संबंध तत्पुरुष है। ठीक, आगे देखिए, राजा प्रसाद, राजमहल, सेनापति, देवमूर्ति, राजाज्ञा, राजपुत्री, राजापुत्र, भारतवासी, भारत रत्न, राष्ट्रपिता, ग्रामवासी, चरित्र चित्रण, यशोगान, सत्रावसान, स्थानांतरण, इसमें संबंध तत्पुरुष है। अब आते हैं हम अधिकरण तत्पुरुष समास में। ठीक, हम लोगों ने संबंध को और संप्रदान को पढ़ लिया, आपादान को पढ़ लिया। ठीक, संबंध को, आपादान को पढ़ लिया। अब आते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास पे। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसका चिन्ह होता है में या पर। इसका चिन्ह होता है में या पर। इसका विग्रह करने पे या तो में आएगा या पर आएगा। और प्रश्न यह बनता है कि क्रिया का आधार सूचित करने के लिए किस कारक का प्रयोग किया जाता है। तो क्रिया का आधार सूचित करने के लिए अधिकरण तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए, रणवीर, रण में वीर, रणवीर, रण में वीर। देखिए, इसका विग्रह करने पे आ गया, इसका विग्रह करने पे में आ रहा है। ठीक, विग्रह पे ध्यान देना है कि रणवीर, रण में वीर। रणवीर किसको कहते हैं? जो रण में वीर है, ये मोस्ट है, इसका विग्रह गलत हो सकता है, ध्यान नहीं दिया जाएगा तो रणवीर, रण में वीर। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। रण कौशल, रण में कौशल। आप बीती, आप पर बीती। आप बीती नाम से किसी ने आत्मकथा भी लिखा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप बीती नाम से आत्मकथा किसने लिखा है। ठीक, जो क्लास को देखेगा वो कमेंट करके अवश्य बताएगा कि आप बीती आत्मकथा किसने लिखी है। अगर नहीं पता होगा तो सोच के बताइएगा, देख के बताइएगा, पर बताइएगा अवश्य। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद हो जाएगा। ठीक, तो आप बीती आत्मकथा किसकी है? तो इसका विग्रह देखिए क्या होता है। आप पर बीती, आप पर बीती, आप बीती, आप पर बीती। वनवास, वन में वास। वनवास, वन में वास। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, ये भी इम्पोर्टेंट है। लोकप्रिय में कौन सा समास है? तो अधिकरण तत्पुरुष समास है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। जललीन, जल में लीन। जललीन, जल में लीन। अब देखिए, रूथारूढ़, रथ पर आरूढ़। रथारूढ़ का विग्रह क्या होगा? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसका विग्रह करने में दिक्कत होगा। तो रथारूढ़, रथ पर आरूढ़। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घुड़सवार का विग्रह क्या होगा? घोड़े पर सवार। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। ठीक, इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है घुड़सवार में। तो घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अब देखिए, अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण यहाँ भी है। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। ये तो बहुत मोस्ट है, इसलिए मोस्ट है क्योंकि अधिकतर जो नहीं पढ़ा रहेगा वो यही लगाएगा कि रेल की गाड़ी। इसका विग्रह यही लगाते हैं लोग, रेल की गाड़ी या रेल के लिए गाड़ी। नहीं, इसका विग्रह होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। ठीक, कुछ लोग ट्राई भी करेंगे लेकिन अधिकतर लोग इसको गलत करेंगे। ठीक, तो रेलगाड़ी का विग्रह होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। ये मोस्ट है। ठीक, इसका विग्रह ध्यान दीजिएगा। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। कौन सा तत्पुरुष है? तो अधिकरण तत्पुरुष है। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, अधिकरण तत्पुरुष समास है। सिर दर्द, इसमें भी अधिकरण तत्पुरुष समास होगा।
सिर दर्द में अधिकरण तत्पुरुष, क्योंकि इसका विग्रह है सिर में दर्द, और जिसका विग्रह करने पर में या पर आ जाए वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ठीक, तो सिर दर्द, सिर में दर्द, इसका विग्रह होगा। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, इसका विग्रह क्या होगा? पर्वत पर आरोहण, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी अधिकरण तत्पुरुष समास है। नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरोत्तम में कौन सा समास है? नरों में उत्तम, इसमें भी अधिकरण तत्पुरुष समास है। वाग्वीर, वाक में वीर, वाग्वीर, वाक में वीर, इसमें भी अधिकरण तत्पुरुष समास है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, इसमें भी अधिकरण तत्पुरुष समास है। देशाटन, देश में आटन, देशाटन, इसका विग्रह क्या होगा? देश में आटन, देश में आटन, देशाटन। ठीक, अधिकरण तत्पुरुष समास है। एक बार फिर से सभी को देख लेते हैं, जितनी बार सुनेंगे देखेंगे उतना अच्छे से तैयार होगा। तो अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो रणवीर, रणवीर, रण में वीर, अधिकरण तत्पुरुष। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। रण कौशल, रण में कौशल। आप बीती, आप पर बीती। वनवास, वन में वास। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। जललीन, जल, जल में लीन। रथारूढ़, रथ पर आरूढ़। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, इसको भी ध्यान देना है। ये नहीं कि इसका विग्रह लगा देंगे घोड़े का सवार या फिर घोड़े की सवारी, ये नहीं, घुड़सवार का विग्रह होगा घोड़े पर सवार। ठीक, और अधिकरण तत्पुरुष समास है। आगे देखिए, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। सिर दर्द, सिर में दर्द। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण। नरोत्तम, नरों में उत्तम। वाग्वीर, वाक में वीर। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। देशाटन को भी ध्यान देना है, ये भी मोस्ट है। देशाटन, देश में आटन, देशाटन, देश में आटन, इसमें भी अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक, ये भी हमारा समाप्त हो गया। अब हम पढ़ते हैं नए तत्पुरुष समास को। अब हम किसको पढ़ेंगे? नए तत्पुरुष समास को। ये भी तत्पुरुष का एक भेद माना जाता है, कभी कभी पूछ लेता है इससे भी, तो इसको भी जानना जरूरी ही है। अब देखिए, वह समास जिसका पूर्व पद निषेधवाचक हो। ठीक, पूर्व पद मतलब पहला पद निषेधवाचक हो, उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। ध्यान देना है कि वह समास जिसका पूर्व पद निषेधवाचक हो, उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। निषेधात्मक मतलब नकारात्मक हो। ठीक, संस्कृत में न, अ, अन अव्ययों के योग से बने शब्द नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत में न, अ और अन, न, अ और अन, यही तीनों अगर शुरुआत में रहेंगे ना, तो मान लीजिएगा कि वहाँ नए तत्पुरुष समास होगा। ठीक, आगे देखिए, इसका पहला पद नकारात्मक होता है, निषेधवाचक होता है, इससे भी हम पहचान जाएंगे। ये आसान है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है बस। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे अकार्य, अकार्य का विग्रह क्या होगा? मतलब न कार्य, न कार्य। ठीक, नकार दिया गया तो आ गया ना निषेधात्मक। अकारण, तो इसका होगा न कारण। अगोचर, न गोचर। अचत, न चत। अदृश्य, न दृश्य। अनंत, न अंत, अनंत मतलब न अंत। अनचाहा, न चाहा हुआ। अनदेखा, न देखा हुआ। अनश्वर, न नश्वर। अप्रिय, न प्रिय। ठीक, वेदम, न दम। बेवफा, न वफा। नास्तिक, न आस्तिक। लापरवाह, न परवाह। ठीक, लापरवाह का क्या होगा? न परवाह होगा, ये ध्यान देना है। तो इसका विग्रह देखिए, इसमें कौन सा समास है? नए तत्पुरुष समास का उदाहरण देखिए, उदाहरण से आप लोग समझ जाएंगे। पहला पद निषेधात्मक होता है, ये ध्यान देना है, और उदाहरण देखिए। अकाज है, अकारण है, अगोचर है, अचत है, अदृश्य है, अनंत है, अनचाहा है,
अनदेखा है, अनश्वर है, अप्रिय है, बेदम है, बेवफा है, नास्तिक है, लापरवाह है। लापरवाह मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। लापरवाह पूछेगा, लापरवाह में समास तो नए तत्पुरुष बताएंगे। लापरवाह मतलब न परवाह, ठीक। और थोड़ा बेवफा पर भी ध्यान देंगे कि न वफा, ठीक। तो लापरवाह पे ज्यादा ध्यान देना है कि नए तत्पुरुष समास है। अब देखिए, अब द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर देखेंगे हम, ठीक। इन द्विगु और बहुब्रीहि में अंतर क्या होता है? द्विगु और बहुब्रीहि में अंतर, तो द्विगु समास देखिए, यदि प्रथम पद संख्यावाची तथा उत्तर पद संज्ञा हो, ये ध्यान देना है। प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है तो उसका उत्तर पद क्या होगा? तो द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद संज्ञा होता है, ठीक। तथा संपूर्ण समासिक पद का अन्य अर्थ अभिव्यक्त नहीं होता है। अन्य अर्थ केवल बहुब्रीहि में होता है, बाकी किसी समास में अन्य अर्थ अभिव्यक्त नहीं होता है, ये ध्यान देना है। और द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञा होता है। उदाहरण देखिए, चौराहा, चार राहों का समाहार। चौराहा चार राहों का समाहार। त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार। त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार। चौराहा चार राहों का समाहार, ठीक। तो यहाँ पे देखिए चार राहों का समाहार हो गया और जो इसका प्रथम पद है वो संख्यावाची विशेषण है, ठीक। और उत्तर पद संज्ञा है, ये ध्यान देना है। यहाँ पे त्रि है, यहाँ पे चौ है, ठीक। तो ये प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है। अब देखिए, अब बहुब्रीहि को देखते हैं। बहुब्रीहि में क्या होता है? यदि प्रथम पद संख्यावाची तथा उत्तर पद संज्ञा हो, ठीक। और समासिक पद का अन्य अर्थ प्रकट हो। द्विगु में अन्य अर्थ नहीं प्रकट होता है, लेकिन बहुब्रीहि में अन्य अर्थ प्रकट होता है, ये ध्यान देना है। तो इसीलिए बहुब्रीहि समास की यही खासियत है कि उसमें अन्य अर्थ प्रकट होता है। उदाहरण देखिए इसका, इसमें इस पे नहीं फोकस करना है कि प्रथम पद संख्यावाची उत्तर पद संज्ञा, इसमें ये ध्यान नहीं देना होता है, पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसमें अगर ध्यान दे देंगे ज्यादा तो फिर द्विगु में हम गलती कर बैठेंगे। इसका तो पूछेगा नहीं, लेकिन द्विगु का जरूर पूछेगा। तो उसका प्रथम पद क्या होता है, ठीक। इसका बस ये पूछेगा कि अन्य अर्थ की प्रधानता क्या है, यही पूछेगा केवल, ठीक। तो इसका उदाहरण देखिए, दशानन। दशानन रावण को कहते हैं, इसका अन्य अर्थ अभिव्यक्त हो गया तिरंगा, ठीक। तो तिरंगा तो भारतीय ध्वज को कहा जाता है, लेकिन तिरंगा में द्विगु समास मानते हैं, ठीक। दुरंगा में बहुब्रीहि होता है, तिरंगा में द्विगु माना जाता है। होना चाहिए बहुब्रीहि, लेकिन मानता है द्विगु, ठीक। क्योंकि तिरंगा स्पेशल हो गया ना भारतीय ध्वज के लिए, लेकिन मानता है द्विगु। तो हम लोग भी तिरंगा में द्विगु को ही मानेंगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपने दिमाग से नहीं चलना है, जो माना गया उसी को मानना है, ठीक। एक्स्ट्रा नहीं जानना है। अब गलती माने तो ऐसा ही माने, जो मान लिया है हम लोग को बस उसी को पढ़ना है। अपने मन से पता चल गया बहुब्रीहि लगा के आ गए और आगे तिरंगा को द्विगु मान लेगा, माइनस वन चले जाएंगे, ठीक। तो चतुर्भुज देखिए, चतुर्भुज हम विष्णु को कहते हैं। किसको कहते हैं? विष्णु को। तो चतुर्भुज का भी अन्य अर्थ निकलता है कि चार है भुजाएं जिसकी, तो विष्णु। तो बहुब्रीहि में यही खासियत है कि इसका अन्य अर्थ निकलता है। अब देखिए, अब कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर देखिए। कर्मधारय में विशेषण प्लस विशेष्य तथा अन्य अर्थ नहीं हो, ठीक। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होता है, लेकिन अन्य अर्थ नहीं होता है। उदाहरण देखिए, काली मिर्च मोस्ट है, कृष्ण सर्प पीत पर्ण, ठीक। काली मिर्च में कर्मधारय है, ये मोस्ट है। कृष्ण सर्प में भी कर्मधारय है, पीत पर्ण में भी कर्मधारय है। तीनों में कर्मधारय समास है, ये ध्यान देना है। अब देखिए बहुब्रीहि। बहुब्रीहि किसमें है? बहुब्रीहि का क्या होता है कि विशेषण प्लस विशेष्य तथा अन्य अर्थ प्रकट हो। बहुब्रीहि में विशेषण विशेष्य भी होता है, लेकिन इसमें यही खासियत है, सब ध्यान नहीं देना है इसमें क्या होता है, बस ये ध्यान देना है कि इसमें अन्य अर्थ भी प्रकट होता है। बहुब्रीहि में सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है कि इसमें अन्य अर्थ प्रकट होता है, बाकी किसी समास में अन्य अर्थ नहीं प्रकट होता है।
जैसे घनश्याम है, घनश्याम में कर्मधारय समास होगा। ठीक, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं घनश्याम में। मैं भी पहले बहुत बहुब्रीही लगाती थी इसमें, फिर बाद में समझ आया कि घनश्याम में कर्मधारय होगा और यही सत्य है कि घनश्याम में कर्मधारय ही होगा। पीताम्बर में और नीलकंठ में, इसमें बहुब्रीही है। ठीक, पीताम्बर कृष्ण जी को कहते हैं और नीलकंठ शिव जी को कहते हैं। ठीक, तो अन्य असंगत हो रहा है ना कि पीताम्बर किसको कहते हैं, तो शिव जी को कहते हैं, नीलकंठ नहीं, पीताम्बर कृष्ण जी को और नीलकंठ शिव जी को कहते हैं। अब हमारा समास हो गया समाप्त। 6 क्लास 30 मिनट का केवल 6 क्लास था, टोटल जोड़े तो कुल मिला के 3 घंटा का वीडियो हमने दिया है आप लोगों को समास के ऊपर। 3 घंटा में आप लोगों का समास का टॉपिक पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ भी आया होगा। ज्यादा लंबा लेके जाएंगे तो टॉपिक बोरिंग भी हो जाता है थोड़ा। ठीक, और ज्यादा इसलिए डीपली नहीं ले गए, बस नॉर्मली हम पढ़ते चले, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। 6 वीडियो में टारगेट मैंने रखा था, 6 समास का हम लोगों को पढ़ना है और 6 वीडियो में खत्म कर दिए 6 समास। ठीक, ये ध्यान देना है कि समास के 4 भेद होते हैं, समास के 4 ही भेद होते हैं, पद की प्रधानता के आधार पर भी होते हैं और यही सर्व मान्य है, ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। मैं बार बार ये आप लोगों से बता रही हूँ, ये बिल्कुल ना भूले। ठीक, अब देखिए, अब आगे की क्लास आप लोगों को मिलेगी। अगला टॉपिक हमारा काल होगा। ठीक, काल हम पढ़ेंगे, काल क्या होता है, काल के भेद कितने होते हैं, किस वाक्य में कौन सा काल है, उसमें भी हमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत गलती होती है। आसान तो है लेकिन बहुत गलती बहुत होती है उससे भी, और 1 2 3 हमेशा प्रश्न आते रहते हैं काल के, क्योंकि व्याकरण का टॉपिक है तो छूटेगा तो बिल्कुल नहीं, वो हमेशा उससे प्रश्न बनता रहता है। तो हमारा अगला टॉपिक होगा काल। हम अगला वीडियो काल पे बनाएंगे, कोशिश करेंगे पूरी अच्छी तरह से समझाने के लिए। ठीक, अगर सफल हुए तो अच्छा है, पर कोशिश करेंगे कि अच्छा ही रहेगा, अच्छे से समझाएंगे। समास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समास अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, सभी लोगों को कमेंट भी करिएगा। ठीक, सभी लोगों को शेयर भी करिएगा जितना हो सके। अब मन लगा के पढ़िएगा। वासुदेव नंदन से आप लोग उदाहरण सारा पढ़ लीजिएगा। एक बार हम फिर से कह रहे हैं कि वासुदेव नंदन में जो समास का उदाहरण दिया है उसको चुपचाप रट लीजिएगा एकदम। ये दिया है, अधिक से 5-6 पेज हमको लग रहा है समास उसमें। ठीक, हम चाहते थे तो उसको भी रख दिए होते, इसलिए फिर सोचे कि अब बुक है ये है आप लोगों के पास तो उसको क्या रखें, लेकिन एक बार उसकी भी उदाहरण हम करवाएंगे। ठीक, 2-3 वीडियो में हम केवल वासुदेव नंदन के समास के उदाहरण को करवाएंगे, लेकिन आप लोगों को वासुदेव नंदन में जो भी समास का उदाहरण दिया है उसको पूरा एकदम रट जाना है, उसको पूरा रट जाइएगा, उसको बार बार पढ़ते रहिएगा। ठीक, अब समास हम लोगों का खत्म हो गया तो उसमें भी एकदम पढ़ते जाइएगा। और जो आप लोगों को लगेगा कि जो हमें नहीं याद है, जो कंफ्यूज करेगा, उसको सब वासुदेव नंदन में से छाट के और इसी के बगल में जो नोट्स बनाई है हमारा समाज का, उसी के बगल में कॉपी पे लिख लीजिएगा छाट के उसको, किस चीज में हमको डाउट है। ठीक, अब हम मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाइएगा और अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। अब हम अगले क्लास में मिलते हैं काल के साथ। ठीक, अब यहीं पे क्लास को बंद करते हैं।